नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे से खिताब किया और इंतहाई अहम खिताब उनका। बाजार लग रहा है कि मौलाना अब एग्रेसिव मूड में आ चुके हैं और उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। क्या मौलाना अपने तौर पर एक तहरीक चलाना शुरू करने जा रहे हैं? और अगर वो ऐसा करते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद जो तकरीबन 6 जमातों पर मुश्तमिल है, वो अपनी जगह एक तहरीक चला रहा है। और फिर अगर मौलाना भी सड़कों पर आ जाते हैं तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या सूरत हाल बनेगी और कितना प्रेशर बनेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ अदालती मामलात भी हैं जिनसे जुड़े हुए, उन पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। कल का दिन बड़ा अहम है जी, कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए हम देख रहे थे कि कैंपेन चल रही थी। कल PTI ने पंजाब में भी बड़े अरसे बाद जलसे किए और उसके बाद आज उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं इन जलसों के करने के ऊपर। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब का जो टर्न आउट है वो कितना रहेगा, लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल कर वोट डालेंगे, कौन कितनी नशस्तें जीत सकता है। अगरचे ये नशस्तें जीतने या हारने से हुकूमत साजी पर या हुकूमत की नंबर गेम पर तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बहरहाल इससे एक लोगों की फिर से राय का इजहार ज़रूर हो जाएगा। बहुत से लोग इसको रेफरेंडम से ताबीर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नज़र है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ज़िमनी इंतखाब। और इसके अलावा कुछ मज़ीद अहम इशूज़ भी हैं जिन पर बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब को, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे अलाउ कीजिएगा मैं इमरान साहब और चौधरी साहब से एक कमेंट ज़रूर लूँ और फिर आपकी तरफ आएंगे और फिर आपसे ताबड़तोड़ सवालात का सिलसिला शुरू होगा। पहले इमरान साहब की तरफ आने से पहले आपको आज सुनवा देते हैं कि मौलाना फजल रहमान जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आज बड़े गरजे बरसे हैं, क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन लीजिए। इमरान साहब, मौलाना साहब ने भी पशीन का इंतखाब किया ये अनाउंस करने के लिए कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, और फिर उनका मौक़िफ़ काफ़ी हद तक आज PTI से ही मिलता जुलता लगा कि ये असम्बलियाँ जो है दुरुस्त असम्बलियाँ नहीं हैं, जाली हैं। वैसे तो पिछली असम्बली के बारे में भी मौलाना का यही ख्याल था, लेकिन बहरहाल तो ये आपको मौलाना का बाहर निकलना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल बना सकता है, ख़तरे की कितनी बड़ी घंटी है जो बज रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें ये जो मामला है मौलाना फजल रहमान साहब का, इसके 2-3 पहलू मेरे नज़दीक बड़े अहम हैं। पहली सबसे बात ये कि जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं, जो आज जिन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया है, सबसे पहले तो देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और ये तहकीकात के बगैर पता नहीं चल सकता। इनकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि मौलाना ने जो बातें की हैं तो उन्हें इसका सबूत भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ज़रूर यहाँ पे ये बात कहूँगा कि अगर मौलाना की बातें ये सच हैं तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने ये सारी बातें सियासत बराए सियासत के तौर पे की हैं तो मेरे नज़दीक ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप सिर्फ अपनी सियासत के लिए इतने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे अहम सवाल है वो ये है कि क्या मौलाना साहब को ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें ये सारी बातें 2-2.5 माह के बाद याद आई? पहले उन्होंने इन तरह की इस बातों का इजहार क्यों नहीं किया? क्या वो इस इंतज़ार में थे? क्योंकि उनके मुखालिफिन जो हैं या उनके नाकदीन, उनका ये वैसे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करते रहे। ये बात तो नहीं उन्होंने की कि असम्बलियाँ बेची गई और ख़रीदी गई, और ये उनके नाकदीन का ये कहना है कि मौलाना ने ये बातें इसलिए की हैं कि वो इतना अरसा इस इंतज़ार में थे कि शायद उनके साथ ले दे हो के कोई मामला तय हो जाए, तो वो मामला तय नहीं हो सके हुकूमत के, तो इसलिए उन्होंने जो है अब ये मौक़िफ़ इतना सख्त इख्तियार किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स कि अभी भी शायद मौलाना जो हैं उनके हुकूमत के साथ मामला तय हो जाए तो जिस तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं, अच्छा, वो तहरीक ना चलें। लेकिन अगर वो तहरीक चलाएंगे तो मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि बहुत कम सियासी जमातें ऐसी हैं जो ऑन ग्राउंड इतनी मुनज़्ज़म तहरीक चला सकती हैं जितनी कि मौलाना की। और ये बात वैसे बहुत ज़्यादा चौधरी साहब भी करते हैं। चौधरी साहब, आपको बार बार तहरीक याद आती थी मौलाना की, तो मौलाना ने भी लगता है आज आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह दिया और मैदान में आ गए। तो क्या आपको नज़र आ रहा है हुकूमत के लिए अब ज़्यादा परेशानी की बाइस है कि अगर मौलाना भी सड़कों पर हों और फिर इधर 6 जमाती PTI का इत्तेहाद भी है, तो कितना अब आप आने वाला टाइम अलार्मिंग देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी भी मौलाना के साथ सेटलमेंट हो सकती है?
देखिए, मौलाना के जो समीना इल्ज़ामात हैं वो बहुत संजीदा नौइयत के हैं। ये बात शायद मेरी नज़र से जो ख़रीदो फ़रोख्त की बात है असम्बलियों की सीटों की, मौलाना साहब ने पहले भी की है और इसमें उन्होंने बाकायदा जो है ये ना सिर्फ उन्होंने बात की बल्कि सिराजुल हक साहब ने भी ये बात की। और इन इल्ज़ामात में जो आज है उन्होंने फिगर्स भी दिए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इल्ज़ामात किस इदारे पे लगाए गए हैं या किन शख्सियात पे लगाए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कराना जो है या इलेक्शन का कंडक्ट तो इलेक्शन कमीशन की आइनी तौर पर ज़िम्मेदारी होती है। और अगर ये इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं तो मुझे उम्मीद है मौलाना साहब जैसे जो है वो एक जहाँ दीदा और तजर्बाकार सियासतदान जो हैं वो इस सबूतों के बगैर तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मौलाना ये चीज़ साबित ना कर सके तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन चौधरी साहब ये बयानात सिर्फ मौलाना की तरफ से नहीं आए, महमूद खान अचकज़ई ने भी इस किस्म की बात की, जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ दिन पहले इसी किस्म की बात की शेखुपुरा में जो इंतखाबी हल्के थे उनके हवाले से। तो ये बात मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से आ चुकी है वक्तन फ़वक्तन यानी सामने। जी आप दुरुस्त कह रही हैं और ये बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं, यानी इलेक्शन जो हैं बेचे गए हैं ख़रीदे गए हैं। तो ये बात जो है वो आम आदमी के लिए या किसी भी जो अवाम है पाकिस्तान की या पाकिस्तानी के लिए बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अगर सियासत में पैसे का इतना अमल दखल हो गया है कि असम्बलियाँ या सीटें ख़रीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, और ये सारे मामलात जो हैं उन पे असल में ये देखिए ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले और हफीज़ शेख वाले, उसमें भी एक इस किस्म का शख्साना आया था। जब मामलात को आप एड्रेस नहीं करते हैं, जब मामलात को जो है आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं, पड़ जाते हैं तो फिर ये मामला रिपीट होती हैं। अब अलार्मिंग तो बात जो देखिए इमरान याकूब खान की बात से मैं टोटल एग्री करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान और केपी से बयक वक्त अगर कोई तहरीक शुरू हो गई तो फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम पड़ेगा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी प्रॉब्लम पड़ेगा। और ये ऐसे दौर में, ऐसे हालात में जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर इस किस्म का कोई शख्साना निकलता है तो वो अलार्मिंग होगा और हुकूमत के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कल सरफराज बुख्ती साहब की मुलाकात हुई थी वज़ीर आला बलूचिस्तान की रिपोर्टेड के मुताबिक, लेकिन लगता है कि वो मुलाकात जो है वो कारगर साबित नहीं हुई है। सेनेटर साहब, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मौलाना भी अलग से तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने भी अपने तौर पे तहरीक चलाने की बात की। क्या वजह हुई कि आप लोग मौलाना को कायल नहीं कर सके? और फिर पीटीआई के बारे में अक्सर ये एक तासुर बनता है और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक सही भी है कि आप लोग बार बार मुख्तलिफ महाज खोल लेते हैं, हर जगह पे कुछ लोगों के बयानात की वजह से मसला ख़राब हो जाता है। एक तरफ मौलाना आपके साथ अगर इत्तेहाद करते आपको फ़ायदा होता, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग कुछ ना कुछ ऐसे बयानात मौलाना के ख़िलाफ़ दाग देते हैं जिससे जो रास्ता बीच में सिमटता भी है वो फिर दोबारा खलीज हायल हो जाती है। तो ये क्या मामला क्या है आपकी पार्टी के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपका कॉज हायर हो ना तो फिर ये छोटी मोटी चीजें बीच में तंग नहीं करनी चाहिए। और आप याद रखें पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बाज़ दफ़ा उनसे वो जानबूझ के या बाज़ दफ़ा उनसे वाकई गलती हो जाती है और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी जो अच्छी आदतें हैं उनमें से एक अच्छी आदत ये है कि यू नीड टू प्रिटेंड व्हाट इज हैपनिंग इजंट हैपनिंग। तो जो चीज़ हो रही है बाज़ दफ़ा आप प्रिटेंड करते हैं कि ये आपने सुना ही नहीं है या हुआ ही नहीं है, ठीक है। दैट्स लॉट ऑफ गुड मैनर्स गोज इनटू दैट थिंग। अब मैं आप बात आ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि जब हम बात करते हैं कि अजीब सा लग रहा है कि ये खरीदो फरोख्त की सियासत हो रही है, फलाना हो रहा है, ये अजीब सी बात नहीं है। खरीदो फरोख्त की सियासत आज से 30-35 साल पहले शुरू हुई थी और अब वो बदरजा कमाल उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने इलेक्शन से 2-3 महीने पहले अपने 20 ऐसे लोगों को एक
क्वेश्चन मार्क की बेसिस पे केपी से निकाल दिया था कि दे प्रोबेबली कि वो लोग इन्वॉल्व थे इन खरीदो फरोख्त की सीटों पे, ठीक है। रही बात ये जो मौलाना साहब ने बात की वो क्या डेंजरस बात की है, ये बात तो मैंगल साहब ने की थी 8 फरवरी के बाद, ये बात तो अचकजई साहब ने की थी, ये बात तो पीर ऑफ पगाड़ा साहब ने की थी, ये बात तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपका क्या मौक़िफ़ है? लेकिन जो पीटीआई ने ये बात की कि आप लोगों ने ये तो कहा कि हमें हराया गया 47 पे, लेकिन खरीदो फरोख्त वाली बात आप लोगों की तरफ से मैंने नहीं सुनी। देखिए असल जो इसको डैमेज हुआ है ना वो तो जावेद लतीफ साहब की बात की स्टेटमेंट की वजह से है। उनको वो तो चूंकि वो तो हुकूमत वाले हैं ना, जब वो हुकूमत वाले कहना शुरू कर दे और वो लोग जो कि उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा था, जब वो कहना शुरू कर दे कि हमने 90 करोड़ रुपए की ये सीटें खरीदी गई हैं, नाउ दैट इज डेंजरस। दैट इज लाइक एक्सेप्टिंग कि हाँ ये वाकई खरीदो फरोख्त हो रही है। तो मुझे तो असल चीज तो वहां पे है। अब रही बात ये कि मौलाना साहब हैं, अच्छी बात है। देखिए अगर हम एक समझ जा रहे हैं तो हम चाहे 2 गाड़ियों में जाएं चाहे एक गाड़ी में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों की सिमत एक ही है। और ये याद रखें ये जो वेव क्रिएट हुआ है ये वेव क्रिएट, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें सेनेटर साहब, प्रॉब्लम क्या थी? मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं आप लोगों के साथ मिलकर चल सके या आप उनके साथ मिलकर नहीं चल सके? और समीना एक और भी सवाल सेनेटर साहब से, सेनेटर साहब ये भी इसमें शामिल कर दें कि आपने फरमाया कि अहमियत इसकी उस वक्त बनी जब जावेद लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया, तो जावेद लतीफ़ साहब ने तो आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया, वहाँ तो पीटीआई सीटें जीती है शेखुपुरा में, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं उन्होंने अपने लोगों के बारे में बात की थी, उन्होंने अपने ही ग्रुप के एक ग्रुप के बारे में बात की थी क्योंकि उन्होंने उसका भी वो किया था, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए बात ये हो जाती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब लोगों ने देखा है 8 फरवरी को क्या हुआ है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमजद, वो NA2 से इलेक्शन लड़ रहे थे, इससे पहले पीपल्स पार्टी से लड़ चुके थे, उसी हलके से 18,000 वोट लेकर वो नहीं जीते थे। इस दफा उन लोगों ने उन्होंने कोई 90 या पता नहीं कितने 87,000 वोट लिए हैं। उन बकौल उनके वो उन्होंने कहा था मुझे कि मैं, चूंकि वो मेरे प्रोफेशन से हैं और मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप लोगों की पार्टी अजीब पार्टी है, अगर मैं 1 रुपए भी ना खर्च करता, लोग मेरे पास आके कह रहे थे कि हम आपके लिए ये काम कर देते, हम आपके लिए ये काम कर देते, मैं बगैर 1 रुपए लगाए भी मैं ये इलेक्शन कर देता, लेकिन सिर्फ मैं मुरव्वत में मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे लगा दिए कि कल को कोई ये ना कहे कि यार इसने तो कुछ लगाया ही नहीं है। कहते उसके अलावा कहते नहीं। तो अगर आप ये देखें, आप रही बात वो जो वेव की बात कर रहे हैं, देखिए ये वेव क्रिएट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस वेव को जब क्रिएट हो जाता है, आपको पता है बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं जिसको हम सर्फिंग कहते हैं, जब वेव क्रिएट होता है तो ज्यादातर लोग उस वेव के ऊपर राइड करने की कोशिश करते हैं। तो यस, अब उसके बाद यह है कि जब हम सारे मिल जाएंगे, 6 पार्टियां तो इकट्ठी हैं ही हैं, अगर फर्ज करें JUI इकट्ठी नहीं भी रहती तो वो उस वेव को रिपीट कर देगी। जैसे पशीन में पैसे पहले हम लोगों ने किया, अब उन्होंने किया, तो ये वो वेव रिपीट हो रही है। तो ये एक किस्म का, उसको अगर आप देखा जाए तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करेगी, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, उस वेव को गुजरने नहीं देगी, उसके बाद दूसरी वेव आएगी तो ये ज्यादा लीथल हो जाएगी। जब मिलके वो करेंगे तो इसको आप स्टैगिंग भी कहते हैं। जब बात, लेकिन ये बात तो आप लोगों को भी मालूम है और सब इस बात से इत्तेफाक ही करते हैं कि JUIF की जो स्ट्रीट पावर है वो बहरहाल मौजूद है उनके पास, उनका जो वर्कर है वो कमिटेड वर्कर है। और फिर ये कि शायद उनसे उस तरह की हैंडलिंग भी ना की जाए जो आप लोगों के साथ कुट-शुट लग जाती है, उन्हें शायद उस तरह कुट भी ना लगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हम स्ट्रीट पावर की बात करते हैं तो JUI की खास पॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है, एंड वी एग्री टू दैट। जमात इस्लामी की बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है लेकिन खास जगहों के अंदर है। इसी तरीके से बाकी जमातों की भी स्ट्रीट पावर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी, अगर हम कलेक्टिव स्ट्रीट पावर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ये सोच ले कि इस वक्त पाकिस्तान की ये 4 या 5 जमातें जिनकी स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा है, जब वो इकट्ठी एक चीज पे निकल जाएंगे तो इसका तो मतलब ये है कि बाकी लोगों के लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि बोथ
ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और ये सारे इकट्ठे हैं, एक ये। और अगर जमात JUI भी इसके अंदर आ जाती है या इनके साथ कोलैबोरेट कर लेती है या सिंक्रोनाइज कर देती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपको लगता है कि वो भी एक तरह से फायदा ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब कि जो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया है या जो उसकी एक उन्होंने तशरीह की है इस सारे मामले की, आप इसको इसी तरह देख रहे हैं या ये बेसिकली यूं भी आप कह सकते हैं कि ये तो फिर पावर डिवाइड हो रही है? अगर सब ये जमात इस्लामी भी इनके साथ हो, उनकी भी अपनी एक स्ट्रीट पावर है। अब मुफ्ती हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो है उन्होंने हलफ उठाया, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर भी की है, नई क़यादत है, एनर्जेटिक हैं वो, और बड़ा उन्होंने काम भी किया है ख़ासतौर पर कराची में जमात इस्लामी के लिए। तो आपको लगता है कि बात तो वो भी वही कर रहे थे जो हम देख रहे हैं PTI भी कर रही है, JUIF भी कर रही है? क्या आपको नजर आता है वजह क्या है, क्यों नहीं ये सब कलेक्टिवली करते अगर करना ही है तो? देखिए समीना, बात यह है कि जहाँ तक पहले हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की आपने बात की, तो वो अगर MQM जैसी जमात को किसी ने टफ टाइम दिया है या पीपल्स पार्टी और MQM दोनों के साथ ने डट के मुकाबला किया कराची जैसे शहर में, तो वो नईम साहब के किरदार को आप उसमें फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर के और फिर इलेक्शन में जीतने के बाद उन्होंने जिस तरह से कहा कि नहीं वो सीट नहीं जीते बल्कि असल में सीट दूसरा जीता, तो ये जिस ज़र्फ़ का मुजाहरा किया आमतौर पे पाकिस्तान में ये देखने में नहीं आता। तो आपको ये तो इस बात पे उनको खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अब बतौर जमात इस्लामी के अमीर के वो किस तरह का काम करते हैं, तो वो एक अवामी, मैं ये समझता हूँ कि जो सराजुल हक साहब जिस तरह से एक अवामी उसमें जमात इस्लामी को लेके जा रहे थे, ये भी वही मोड रखेंगे और उसको शायद मज़ीद बढ़ावा दें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे थे कि 2 गाड़ियों में भले लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2 गाड़ियों में जाने पे वो पहुँच तो जाएंगे एक जगह, लेकिन उसमें वो स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगी, वो मजबूती नहीं रहेगी, वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी और शायद दोनों में से कोई रास्ता भी भटक जाए। किसी को 4 घंटे लगे तो कोई 8 घंटे में पहुंचे और फिर उसमें कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ही गाड़ी में होंगे तो फिर वो एक तो सीधे मंजिल पे इकट्ठे पहुंचेंगे, दूसरे उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ना ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम को साथ मिलाने की, दूसरी अपने हम ख्याल जमातों को साथ मिलाने की, ताकि ये अपने मकसद को जल्दी पा सके और हुकूमत पे दबाव बढ़ा सके। लेकिन अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि बात हो रही है कि खैर ख्वाह कोई एक्टिव हो गए हैं जो बात मुज़ाकरात की करते हैं। मैं उस पर अभी आती हूँ और सेनेटर साहब से भी उसका इस पर मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या लगता है वजह क्या है कि क्यों PTI जमात इस्लामी या JUIF के साथ उस तरह का इत्तेहाद नहीं बना सकी, जैसे कि हमने देखा पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF वगैरह ने बनाया? अगरचे वो इतनी ज़्यादा एक डिफरेंस रखती हैं आइडियोलॉजी का, फिर भी उन्होंने इमरान खान PTI के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना लिया। तो ये क्वालिटी PTI में नहीं है साथ मिलकर चलने की? देखिए समीना, उसका तो सिंपल रीज़न ये है ना कि इस वक्त PTI में जो है क़यादत का, सियासी क़यादत का खला है और आपस में बहुत ज़्यादा जो है चपकलश है, और उसकी वजह से आप देखें कि जो सियासी फ़ैसले हैं वो नहीं हो पाते। यानी अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब आपस में इलेक्शन लड़ते हैं DI खान में, और उन्होंने वज़ीर-ए-आला ने उनको हराया है। तो ये एक लोकल पॉलिटिक्स जो होती है वो एक मुहावरा ये है कि द एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ द लोकल पॉलिटिक्स। तो जो हल्का जाती पॉलिटिक्स होती है वो फिर नेशनल और सूबाई सियासत के ऊपर जो है वो एक उसका एज होता है। तो ज़ाहिर है आर्च राइवल्स हैं, तो वहाँ पे ये भी मसला है। लेकिन जो असल मसला PTI को दरपेश है, जो मैं देखता हूँ वो पंजाब में है। देखिए, पंजाब की जो क़यादत है वो कोई इस किस्म की अभी तक पावरफुल शो करने में नाकाम भी रही है। उसकी वजह यह है कि जो सियासी लोग हैं जैसे हमाद अज़हर साहब हैं, वो उनके ऊपर जो है वो बाकायदा उनको टारगेट किया गया है, और उनको जो है इसी तरह मियां असलम साहब हैं उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन जो असेंबली के अंदर भी आप देखिए ना
कि जो एक पॉलिटिक्स होती है अपोजिशन की, जैसे वफाक में हो रही है, पंजाब में तो नहीं हो रही। और पंजाब ही एक सूबा है जहाँ से फिर ये तरीक़ों का जो नतीजा खेज होना या न होना वो जो है वो, और पंजाब में एक सपोर्ट हालांकि मौजूद है वाइब्रेंट। हमने कल देखा है चौधरी साहब, जो कल केपी से इवन आके उन्हें अगर ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाना पड़ रही है, ये तो इटसेल्फ एक इस बात पे सवाल भी है कि इसका मतलब पंजाब में फिर बिल्कुल ही कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। और फिर जब वो लोग आए हैं तो लोग भी बाहर निकले। पंजाब की जो लीडरशिप है उसको आप अब लोग बाहर निकलते हैं। पंजाब की लीडरशिप में जो ऐसा तो मामला नहीं है ना कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पे पीटीआई के कोई मुतहरिक या एक ताकतवर लोग नहीं। ये बात ज़रूर है कि पंजाब को चलाने वाले जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है मेरी सियासत का फैसला खान साहब करेंगे, तो वी जस्ट होप कि वो खान साहब उनकी सियासत का फैसला कर दें, कोई पंजाब की आदत जो है वो आ जाए। मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल होने दें समीना प्लीज जी। एजाज चौधरी हैं या महमूद रशीद साहब हैं जेलों में, ये वो लोग हैं जो कि जेल के अंदर हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये लोग क्योंकि सियासत पे एक को गिरफ्त में, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, परवेज इलाई साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, ठीक बात, ये सब जेलों में हैं जो सियासी तौर पर फैसले करने के मिजाज। ये वो लोग हैं जो हैं जिनका एक तजर्बा है, जिनका एक गिरफ्त है, जाती सियासत को समझते भी हैं और खैर जो है ये मामलात को आगे ले जाने की वो पोटेंशियल भी रखते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो तीसरे चौथे दर्जे की क़यादत आके खिलाफपुर करती है तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क़यादत का फुकदान है और इस वजह से जो है बात सर समेट लेना, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। यानी क़यादत का फुकदान है जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि फैसलों में ताख़ीर भी होती है और सियासी अमली भी नहीं है ना, नहीं आती सियासी हिकमत अमली भी नहीं है। एक बंदा एक बात करता है, तीन और बात कर देते हैं, ठीक है, चौथा आके सब पे ही अपना हल फेर कर कोई अपनी बात कर देता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम राइट। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, इनसे पूछते हैं आके, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि अब ये भी खबर मार्केट में बड़ी इन है कि कुछ खैर खाहों का एक पूरा हमायती ग्रुप है जो पीटीआई का, वो चाहता है कि जी बातचीत से मसला हल हो जाए। डॉक्टर साहब कौन है ये आपके खैर खा, और आपको भी कोई खबर है कि कोई ऐसी मसालियत कारी हो रही है, कोई ऐसी बातचीत के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं? देखिए मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था उनको जिस नाम से पुकारा जा रहा है वो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप इसको पीटीआई के लिहाज से ना करें भाई, ये अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त जो टसल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हुकूमत में है इनके दरमियान में जो रिफ्ट है उसको कंट्रोल करें। अच्छा, इसका जो मसला है उसको अगर वो करना चाहेंगे। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, ये जो फ्रेंड्स हैं ये सियासी शख्सियात हैं, गैर सियासी शख्सियात हैं, या कोई ख़ास इदारों से मंसूब रिटायर्ड शख्सियात हैं, या फिर कोई मीडिया के लोग हैं? कौन है ये? कुछ लोगों का ये भी मानना है सेनेटर साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कुछ बाअसर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस सारे काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप इस पे भी बता दें जरा। देखिए मैं चूंकि मैं इन डिटेल उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आई एम श्योर जो ये रोल प्ले कर रहे होंगे वो मेरे जैसे आम से लोग तो होने से रहे। ठीक है, वो खामखा ऐसे होंगे कि जिनके ताल्लुकात डायरेक्टली होंगे उन हलकों के साथ कि जो कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, चाहे दूसरी तरफ की सीनियर लीडरशिप के साथ उनके डायरेक्ट ताल्लुकात होंगे, या फर्स्ट हैंड किसी और के थ्रू होंगे जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं और उसका है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें इस तरह यह है कि लेट्स पुट लाइक दिस, इस पर दो फोर्सेस हैं। एक की तरफ अगर हम कर लेते हैं तो गवर्नमेंट तो खैर किसी खाते में नहीं है, तो हम कर लेते हैं जो इन गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी तरफ हम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर देते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉर्नर टाइगर की तरह एक जगह पे इन लोगों ने उसको किया हुआ है और वो इनके लिए बहुत खतरनाक हो गया है।
उसका जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस वक्त उरूज पर है। इमरान खान को भी इस बात का पता है और वो बाउंसर पे बाउंसर, यॉर्कर पे यॉर्कर कराई जा रहा है और इनको कभी इधर चोट लग रही है, कभी उधर चोट लग रही है, कभी यहां गिर रहे, कभी वहां गिर रहे हैं। तो इनके लिए प्रॉब्लम है, इमरान खान के लिए नहीं है। इनका ख्याल तो इमरान खान पीटीआई के लिए भी है। हो जाएगा और सेनेटर साहब देखिए, एक मिनट सर, मुझे बात तो करने दें, एक मिनट सर, बात तो कर ले देते हैं सर। पीटीआई के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी आधी लीडरशिप, सारी सियासी कैदी, सियासी वर्कर आपके जो है वो कैद में है। आपके सजाएं आपकी लीडर की माफ नहीं हो पा रही, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। आपकी मैंडेट की नशिस्तें आपको वापस नहीं मिल पा रही। आप लोगों को वोट मिलने के बावजूद कौमी धारे में शामिल नहीं आप हो पा रहे। ये आपका सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। आप पता नहीं इसी बातों में खोए हुए हैं कि हम बहुत मकबूल हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस मकबूलियत की वजह से आपको हुकूमत फिर भी नहीं मिल सकी। जी देखिए, इस तरह है कि वो जब आप चोरी करने पे आ जाए, जब डाके डालने पर आ जाए, जिस तरीके से कराची में एक मोटरसाइकिल वाला आके पिस्टल हाथ में रख के आपसे मोबाइल छीन के चला जाता है, आप क्या करोगे? ठीक है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि पंजाब में इस वक्त जो आप बात कर रहे हो ना, पंजाब में क्या नहीं हो रहा सर, पंजाब की सारी टॉप लीडरशिप के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको जेलों में रखा जा रहा है, पॉलिटिकल केसेस बना के एक से उनको छूट मिलती है, दूसरे में कर देते। तो मैं यही तो कह रही हूँ, आप लोगों की भी जरूरत है इस मसले से निकलना, आप लोगों की भी जरूरत है। सुन ले, वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर आके आसान हो गई। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की पुलिस है, दे आर प्लेइंग रियली डर्टी जॉब। ठीक है, और इनको इनकी इस चीज की सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी इसको। ठीक है, अब बात आ जाती है होना क्या चाहिए, वेदर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और नो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, होना क्या चाहिए। गवर्नमेंट के पास बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में, उनको क्या करना चाहिए, उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस खत्म ना करें, लेकिन उनके अंदर सबको बेलें दे दे, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। उनके जो अटॉर्नी जनरल्स है, जो उनके लॉयर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको कहे कि ये ना करे। और हाँ, जो केसेस है वो अपने मेरिट पे जरूर जाए, लेकिन उन लोगों को केसेस और उनके ऊपर जिनको बेल मिल रही है, उनके ऊपर ये MP 3 और वगैरह जो है ना, उनके लिहाज से और केसेस ना करें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो अब इस वक्त जो बाय इलेक्शंस कल हो रहे हैं, आपको पता है उसमें किधर जहां पे भी कोई इजलास हुआ है या मीटिंग हुई है, वहां पे पुलिस गई है और उसी तरीके से पकड़ दकड़ करके कर रही है 144 लगाया हुआ है। ये चीजें ना करें। ये ज़िमनी इलेक्शन की बातें मैं अभी डिस्कस करती हूँ डिटेल में, लेकिन मैं अब आपकी बात को जरा इमरान साहब की तरफ ले जाती हूँ। एक तरफ ये खुद मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, होना क्या चाहिए वो सर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चौधरी साहब को भी पता है, डॉक्टर साहब को भी पता है। द थिंग इज कि हो वो नहीं रहा है जो हम कहें कि जी बाय बुक आप चलें और जी बिल्कुल मेरिट पे फैसले हों। अब इस मसले से निकलना कैसे है, इसके लिए भी तो कोई हिकमत, खाली मार खाई जाना ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है, जुल्म सहते जाओ ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है ना कोई। इससे निकलने के लिए बातचीत का दरवाजा खोलना, क्या ये हिकमत अमली है? मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ ये एनालिसिस की बेस पे नहीं कर रहा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकायदा एक खबर दे रहा हूँ। हमारे वाकफान आल ने जो बताया वो ये है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे 62 लोग, मैंने मुल्क भी बता दिया है, पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात, टॉप लीडरशिप के साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टॉप लीडरशिप के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने इस सारे काम का बेड़ा उठाया और उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ मुज़ाकरात किए, जिसकी बिना पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला और इमरान खान साहब से बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात के लिए किसी शख्सियत को भी भिजवाया गया। इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो वही बात जो अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे, मकबूलियत, तो उस जोम में खान साहब जो हैं कि वो उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। देखें, ईमानदार होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन इस बात का जोम होना कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, बाकी पूरी दुनिया करप्ट है, वो ख़तरनाक हो जाता है।
उसी तरह इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा मकबूल है, लेकिन इस जोम में वो अपनी पार्टी के साथ जो हाल करवाए जा रहे हैं उसी जोम में उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। डील कर ले। मैं आप फिर हम लोग ही बैठ के कह रहे होंगे देखा इमरान खान भी वैसे ही निकले डील कर लिया। देखें बात डील की नहीं है, बात वो है जो अभी आप फरमा रही थी। अभी जो बात चौधरी साहब कह रहे थे, देखिए इन अदर वे तो वो डील ही होगी ना। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, सियासत जो है पूरी दुनिया में वो बातचीत और मुज़ाकरात जब होते हैं तो क्या सब बातचीत और मुज़ाकरात के बाद डील होती है? मामला तय ही टेबल पे होते हैं, टेबल पे जब तय होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो होता है। ये सियासत की बुनियादी असूल है। आप ये देखिए, लेकिन हमारे मुल्क में तो उसको डील ही कहा जाता है ना। मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को डील भी करनी पड़े और जो बेकसूर 1 साल से पंजाब के जेलों में, चले हम पंजाब की बात कर देती है, जो खवातीन पंजाब की जेलों में जो अपने बच्चों से नहीं मिल पा, उन्हें रास्ता निकालना चाहिए, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। चौधरी साहब क्या ये तो हम एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गए हैं कि अगर कोई रास्ता निकालने की बात होती है तो कहा जाता है कि ये बंदा डील कर रहा है, और अगर वो डील नहीं कर रहा, वो डटा हुआ है, वो अपने ऊपर तो चले जो भी बर्दाश्त करे जुल्म सितम वो उसकी चॉइस है, लेकिन उसकी पार्टी भी सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है, उसका कारकुन उसके लीडर भी बर्दाश्त कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं और 2 साल हो रहे हैं। तो ये क्या इसको डील कहा जाएगा या इसका क्या रास्ता है आपके ख्याल से कि जो डील भी ना हो लेकिन इस मसले से वो निकल भी सकें? देखिए सारे मामले में एक आम बात यह है कि मकबूलियत का जोम है या मकबूलियत वाकई हकीकत है, ये तो उस सवाल जो है ये बड़ा आसान है इसका जवाब के ज़रा हकीकत है। इमरान खान साहब के साथ अगर बात हुई है तो किसी बुनियाद पे, उसी मकबूलियत की बुनियाद पे हुई है ना, अदरवाइज़ तो उसका उनसे कौन पूछता। दूसरी बात यह है कि 9 मई के वाक़यात का माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कह के मुसरत कर दिया कि हमारा उससे, क्योंकि 9 मई में हम शामिल नहीं हैं, ना ही हम उसके परपेट्रेटर्स हैं, ना ही हम कोई उसके एडर्स एंड अबेटर्स हैं, तो लिहाजा हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा जो है उन्होंने रिजेक्ट किया। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं, जो बेगुनाह भी हैं, जिनको जो है 9 मई के आड़ में बहुत सारी जो है वो विक्टिमाइजेशन का सामना भी करना पड़ा है, तो क्या इमरान खान साहब के बयान की वजह से जो है इमरान खान साहब की वजह से वो अंदर है ना, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि आप माफ़ी मांगें या आप ये कहें डील कर लें तभी आपको छोड़ेंगे, तो इसका मतलब है फिर मेरिट तो ना बना। मेरिट पे हो तो फिर आपको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। तो बात ये है कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं, ये जिन्होंने भी किए हैं, पहले तो ये खुशाइंद बात है जिसने भी ये की है कि अगर उन्होंने एक बात को जाके एक आइस ब्रेकिंग की कोशिश की है, तो देखिए क्या पीटीआई के साथ जो है क्या नहीं किया गया। उनको आपने गिरफ्तारियां की, उन पे झूठे मुकदमे किए, उनके बंदों को मारा, उनको पीटा, इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन के रिज़ल्ट तक चेंज किए गए। इन सारा कुछ करने के बावजूद जो है पॉलिटिकली जो है वो तो आप उनको डैमेज नहीं कर सके। तो फिर ये भी एक सोच है कि पॉलिटिकली जो शख्सियात हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल तरीक़ों से भी आप मैनेज करें। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने मैनेज करना है तो इसके लिए पॉलिटिकल हिकमत अमली ज़ाहिर है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है, वो भी इस बात पे जो है मुख्तलिफ आरा हैं, और क्योंकि वहाँ पे लेकिन जो खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इतनी एग्रेसिव किस्म की, अभी 2-4 दिन पहले जो की है उससे तो नहीं लग रहा कि खान साहब अभी भी किसी तरह कोई डायलॉग के मूड में हैं। बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो स्टिल वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। देखिए ये बात भी आपको, ये बात जो सब यही बात तो मैं कर रहा हूँ। असल में बात ये ना कि जब एक आदमी को आप 8 महीने जो हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर, जब एक आदमी को आप 8 महीने 9 महीने विदाउट एनी काज जिसके ऊपर आप उसको जेल में रखेंगे और सॉलिटरी में रखेंगे, फिर जिस तरह के ट्रायल हुए हैं इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब गैर रवायती सियासतदान हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे कभी भी नहीं मानेंगे कि आपने 9 मई का इलेक्शन उनसे छीना, उनका मैंडेट उनसे छीना और आप ये कहें कि नहीं बस तुसी है जरा लब गया तो गुजारा करो। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनके साथ तो आपको बात करनी पड़ेगी, तो फिर कोई ना कोई जो सब्सटेंशियल बात है वो करनी पड़ेगी। जिस तरह से मुकदमात के ऊपर जो है बंदे के साथ नहीं है, कारकुनान से लेकर लीडरशिप तक झूठे मुकदमात में है। बिल्कुल इसीलिए नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक
जो सब 100% तो 100% तो झूठे मुकदमात नहीं है ना, बहुत सारे उसमें ऐसे भी हैं। दूसरी बात यह कि अभी सेनेटर साहब जो फरमा रहे थे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की बात, तो पंजाब में इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है उसमें से 90% से ज़्यादा वही अफसर हैं जो पीटीआई के दौर में भी थे, जो डीपीओ थे, जो आरपीओ थे, जो डीसी थे। तो मामला ये है कि अफसर तो वही को नए तो नहीं आ जाते। असल चीज ये कि जो उनको अहकामात मिल रहे हैं वो किस तरह से वो फॉलो करें। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, जो ब्रेक से वापस आते हैं और इन्हीं अफसरान के तहत ज़िमनी इंतखाब भी कल होने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जी, और एक बड़ा ज़िमनी इलेक्शन है। ज़ाहिर है 22 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर ये ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है, और ज़ाहिर है कि इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अवाम क्या मायूस होकर बैठ जाएंगे घरों में। आमतौर पर ज़िमनी इंतखाब में लोगों का इतना इंटरेस्ट देखा भी नहीं जाता, क्योंकि उससे कोई हुकूमत बदलनी नहीं होती है आमतौर पर, तो इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन इस वक्त जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है मुल्क का, उसकी वजह से ज़ाहिर ये ज़िमनी इलेक्शन भी काफ़ी अहमियत के हामिल हो चुके हैं। सेनेटर साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? कल आप लोगों को जो 8 फरवरी को मैंडेट मिला, आप खुद इस बात को कहते हैं कि जी वो नताइज बदल गए, यानी कि आप लोग अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके, उस मैंडेट को आप वापस नहीं अभी तक ले सके। तो क्या आपका वोटर सपोर्टर कल निकलेगा? क्या वो ये इसलिए वोट करने निकलेगा कि कल फिर कोई उनका वोट चुरा ले जाएगा? तो फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि आपका वोटर निकलेगा कल? देखिए जी, हमारा वोटर तकरीबन आप ये समझ लें कि कराची की आवाम की तरह है। वहाँ रोजाना डाकू आते हैं, उनसे चीजें चोरी करके उसमें लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो अगले दिन फिर निकल आते हैं, वो नया टेलीफोन भी खरीद लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो हमारा वोटर तो उसी तरह ही है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारी इत्तला के मुताबिक ये जितने भी जो आरओस थे या जितने भी इस वक्त पोलिंग वो जो स्टाफ था, उनको बुलाया गया है एक जगह पे, खास आरओस को, ठीक है, और फिर उनको कहा गया एक सादा फॉर्म्स के ऊपर आप दस्तखत कर लो। उनमें से सुना है कि चंद ने कर दिया था, बाकी उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया था, सुना था उनको बड़ी कुट पड़ी थी, और फिर उसके बाद उनसे भी सिग्नेचर लिए गए थे। हमारा ये ख्याल है कि इस दफा ये लोग पहले से ज्यादा वो करेंगे, और उसकी वजह ये है, इनको मालूम है कि इस दफा इनको फिर उसी तरह ही अवाम ने फेंटी चाड़नी है, और ये अपनी साख बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वरना मुझे समझ नहीं आती, अगर तो मरियम नवाज इतनी मकबूल चीफ मिनिस्टर हैं और वो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो फिर ये 144 क्यों लगा रहे पंजाब में 2 दिन? और फिर ये याद रखें, ये हर वो काम कर रहे हैं जो पिछली दफा हुआ था। ये लोग फिर उन सारी जगहों पे आपका इंटरनेट को बंद कर देंगे, इन्होंने कहा हुआ है। ये हर उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इनको वो जो डाकू आते हैं ना, कच्चे के डाकू, ये पकड़े। आप ये आपको पता है ना कि कच्चे के डाकू ने ये कहा हुआ है कि उनको जो असले है वो पुलिस फराम करती है। इसी तरीके से ये जो कच्चे के डाकू हैं, ठीक है, गुजरी है ना, उसी तरीके से इन लोगों को भी असला ही कोई प्रोवाइड करता है। ये उसी तरीके से कच्चे के डाकू है, और इनको भी असला और वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, और ये फिर उसी तरीके से यूज कर रहे हैं। अब ये बताएं सर, कितनी सीटें जीतनी आपने? ये तो प्रिडिक्शन कर जाए हमारे शो में, आप कितनी सीटें जीते? ये सारे मसले अपनी जगह, अब आपने सीटें कितनी जीती? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर सच मानो में जितने भी कमिश्नर्स हैं ना, वो आके अपना बयान हल्फी सही मानो में दे देना, तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि पीएमएलएन की 17 सीटें थी, पीपल्स पार्टी की 25 सीटें थी, और मैं तो आपसे कल के इलेक्शन क्या पूछ रही हूँ। चलिए, मैं जरा इस पे इंटरेस्टिंग है ये सारी डिबेट। मैंने क्या करना है,
डिपेंड करता है, अच्छा लेट मी रिप्रेजेंट, डिपेंड करता है कि डाकू कितनी सीटें छीन सकते हैं, वरना तो सारी हमारी है। अच्छा ठीक है, अगर क्लीन स्वीप करेंगे जी आप। लेकिन इमरान साहब, ये बातें हम बहुत सारे लोग पीटीआई पे तनकीद भी करते हैं कि हर इलेक्शन में हर मौके पे कोई किसी चीज़ को ये मानते नहीं है जी, कमेटी कमीशन बना दो नहीं मानते, रिपोर्ट आ जाए नहीं मानते, फिर इलेक्शन हो जाए नताइज नहीं मानते, तो बस मैं ना मानू वाली सियासत करती है पीटीआई। लेकिन ये अपनी जगह 8 फरवरी को हमने ये देखा कि जो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट बंद किया गया, उस पर इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी इस बात पे कहा कि इससे शफाफियत मुतासर हुई। यही हरकत फिर पंजाब में ये लोग करने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? 144 दफ़ा कौन लगाता है? जब इलेक्शन अनाउंस हुआ हो सबको पता है सबने कैंपेन करनी है, क्यों लगाई गई है? और ये फिर अभी से इस तरह की जो शिकायत का सिलसिला के जी आरओज़ को मैनेज किया जा रहा है, ये इलेक्शन होने से पहले ही इस तरह की चीज़ें तो खुद शकूक व शुबहात को जन्म देने के मुतरादिफ है। समीना, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई ज़मीनी इलेक्शन ऐसे नहीं हुए जिसमें ये तमाम इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पे ना लगाए जाते हैं, हमेशा। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इंटरनेट और मोबाइल बंद करने की बात है, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी तौर भी ये बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन हुकूमत से अगर आप पूछेंगे, सरकारी इदारों से पूछेंगे, तो वो कहते हैं कि इससे सिक्योरिटी की बिना पे हमें ख़तरा है जी दहशत गर्दी का, इसलिए ये बंद कर दिए जाते हैं। पता नहीं वो दहशत गर्दी सिर्फ इलेक्शन वाले हल्कों में ही होती है, क्या होती है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मैं आपको एक ख़बर ज़रूर दे दूँ, हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के 3 बड़ों का इजलास हुआ है। पंजाब के 3 बड़े जो सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ समझे जाते हैं, उन 3 ताकतवर तरीन लोगों का इजलास हुआ, मीटिंग हुई, और उसमें ये तय किया गया है कि पंजाब की जो ज़मीनी इलेक्शन है उसमें से तमाम की तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी, और किसी को भी कोई एक सीट भी जीतने नहीं दी जाएगी। अब ये आप देख लें कि कल वो इसमें किस हद तक फैसला था या असेसमेंट थी? किस नहीं ना, असेसमेंट नहीं थी, असेसमेंट नहीं थी। मैं तो जो उनके जो प्रो सहाफ़ी समझे जाते हैं, मैं तो उनको फॉलो कर रही हूँ, वो तक हमें ये तज्जिए देते नजर आ रहे हैं कि कोई नजर नहीं आ रहा है। पीएमएलएन ने तो कैंपेन तक नहीं की। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अब कैंपेन करने की जरूरत क्या है। वो ये समझते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर वो मैनेज कर लेंगे इलेक्शन डे तो शायद वो सारी सीटें जीत जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी सीटें जीतेंगे, मैं ये समझता हूँ हो सकता है वो एक सीट भी ना जीते, लेकिन खबर आपने दे दी। लेकिन खबर ये है कि जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, अब वो उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये कल पता चल जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं जी, कल क्या होने जा रहा है? ये क्यों बंद किए जा रहे फोन शोन, और कुछ मिलेगा पीटीआई को या फिर वही रिपीट टेलीकास्ट होगा 8 फरवरी का? रिपीट टेलीकास्ट ही लगता है, और अदरवाइज़ तो जो ग्राउंड स्मेल है, चाहे लो टर्न आउट हो या हाई टर्न आउट हो, पीटीआई का पॉलिटिकली तो कोई मुकाबला नहीं है। सीटें वो सारी जीत रहे हैं, और जिस तरह की एक इस हुकूमत की, क्योंकि इखलाकी तो जवाज़ इनके पास है कोई नहीं है, ना ही इन्होंने कोई मॉरल अथॉरिटी की कोई केयर कभी की है, पहले इलेक्शनों में भी नहीं की, अब भी नहीं की। जैसे इमरान साहब बता रहे हैं कि 3 बड़ों ने फैसला किया कि नहीं जीतने देनी। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइन के मुताबिक नहीं वो चेक कर लें उन 3 बड़ों में कहीं उनका भी बंदा ना हो। 3 बड़ों में से एक है, चॉइस ऑफ इलेक्शन बड़ों में से एक है। चॉइस ऑफ इलेक्शन कमीशन तो पहाड़े नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं वो मैं कह रहा ना कि मैं वही आपकी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम वोटों से तो पीटीआई हारती नहीं है, और बाकी जो ये जैसे डॉक्टर मायून ने कहा है कि डाकू छीन के ले जाएं, तो मामला ये हो गया है कि हम तो ऐसे मुल्क में रह गए हैं जहाँ पे कोई किसी का पुरसाने हाल भी नहीं रह गया। अदालतें भी जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके साथ जो होता है वो भी आपके सामने है। बाकी अथॉरिटीज़ का तो आप हाल कोई भी नहीं रह गया। बहरहाल होप है, लोग बाहर निकलेंगे, लोग वोट कास्ट करेंगे, पीटीआई को इलेक्शन हरवाया जाए अलग बात है, पीटीआई इलेक्शन नहीं हार सकती। ये आज का एक हकीकत है। किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है, ना पसंद आए तो हम माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि हम जो ग्राउंड पे देखते हैं हम वो कहने के आदी हैं। तो इलेक्शन जो है पीटीआई जीतेगी। अब एक और मज़ा का ख़ास बात ये भी करते हैं ना, मेरे बिल्कुल बड़े काबिल एहतराम बड़े भाई हैं अहमद ख़ान मलिक साहब, वो स्पीकर होके वो जलसे कर रहे हैं कसूर में, और बाकी जो पीटीआई के जलसा उसमें 600 बंदा, हालांकि वो ज़्यादा बंदे थे कल कसूर में, बहुत ज़्यादा बंदे थे, अनएक्सपेक्टेड क्राउड था।
तो उसको आप पर्चा दे देते हैं। इलेक्शन में जलसा नहीं करेगी और सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसा पाबंदियां तो आमरीत में भी नहीं लगी थी जो अब लगी। चलिए इसी पर आज की बात को समेटते हैं। कल JNN पर इसके हवाले से खुसूसी कवरेज भी रहेगी, जो भी इस इलेक्शन के हवाले से अपडेट्स होंगे आप देखते रहेंगे। डॉक्टर हुमायूं, सेनेटर मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।